दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम नदियों के किनारे स्थित नगर और भारत की प्रमुख झीलें और प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नदी और उनके किनारे स्थित नगर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, तीस्ता के नाम से या भागीरथी के नाम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर हम व्याख्या देखें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का उद्गम आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो कि देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। ऑप्शन है आपके यमुना, घाघरा, सोन या गंडक। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन बी घाघरा। देखिए दोस्तों, घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद है। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। तो अवध मैदान की प्रमुख नदी आप जान सकते हैं कि ये घाघरा नदी है और घाघरा का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद है। याद रखिएगा। और ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है और ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। सीतापुर में इसे काली नदी मिलती है और आगे चलकर अयोध्या में ये सरयू के नाम से जानी जाती है। अयोध्या से आगे गोरखपुर में राप्ती और छोटी गंडक नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा अवध मैदान की प्रमुख नदी दोस्तों घाघरा नदी है। इसके बाद आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये है प्रश्न संख्या 3 आपका। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? देखिए ऑप्शन है झेलम, तीस्ता, रावी या ब्यास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए झेलम नदी। दोस्तों झेलम नदी आपकी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। झेलम नदी कश्मीर घाटी से बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है और इनमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके 690, 680, 670 या 660। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेटा आधारित प्रश्न है, आंकड़े आधारित, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें से जो 1869 घन किलोमीटर पानी है, इनमें से अनुमानतः 690 घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देश की नदी प्रणाली में प्रतिवर्ष 1869 घन किलोमीटर पानी प्रवाहित होता है और इस जल में से केवल 690 घन किलोमीटर जल को ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन सी हैं? आपको बताना है भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए देखिए गंगा, यमुना और चिनाब, घाघरा, चंबल और गंडक, कोसी, तीस्ता और सतलज या फिर सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण ये भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। दोस्तों जिन नदियों ने हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी है उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है और जो नदियां ढाल बनाने के बाद ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती हैं उनको अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियों का जो जोड़ा है वो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए ये प्रश्न है, कथन है दोस्तों, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी तंत्र में विघटन का प्रतिफल है। और देखिए ये आपका सही है कि उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी तंत्र में विघटन का प्रतिफल है। कारण है कि पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान और मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो दोस्तों ये कठिन प्रश्न है, लेकिन इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो किस तरह से ये सही है कथन कारण दोनों? तो देखिए इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी हिमालय के दक्षिण में पूरब से पश्चिम को प्रवाहित होती हुई सिंधु की खाड़ी में गिरती थी। इनमें से तिब्बती नदी आद्य सिंधु, आद्य सतलज और आद्य ब्रह्मपुत्र आदि बाईं ओर की सहायक नदियों के शीर्ष अपर्दन द्वारा विखंडित कर दी गई और शिवालिक नदी प्लिस्टोसीन काल में पोटवार पठार के उत्पातन और मालदा गैप के अवक्षेपण के कारण 3 भागों में बट गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए सही उत्तर हो जाएगा काली, कोसी, नवार और टोंस। देखिए जो दिए गए विकल्प में नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है कि पूरब में काली, उसके पीछे उसके पश्चिम में कोसी, फिर नवार और उसके बाद टोंस नदी आती है। ये उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार कौन एक अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब बड़ी से छोटी के क्रम में है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए इसमें जो नदियां हैं यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियां हैं। इनमें आपको लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। तो इन नदियों में जो विकल्प दिया गया है, सबसे लंबी गोदावरी नदी है, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर यमुना और लास्ट में कावेरी नदी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर और कावेरी नदी आपकी 800 किलोमीटर है। तो सही उत्तर गोदावरी, कृष्णा, यमुना और कावेरी ये नदियों का अवरोही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है रावी, झेलम, चिनाब या सतलज। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतलज। दोस्तों सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती यानी हिमालय से परे नदी है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी में बहती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में वेरी नाग झरने से निकलती है और चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं से मिलने से बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा यानी चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? देखिए इसमें है गंगा, यमुना, सतलज या रावी। तो सही उत्तर है सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है क्योंकि सतलज नदी महान हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक पूर्ववर्ती यानी हिमालय से परे नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? देखिए सिंधु, गोमती, काली या सतलज। तो सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। दोस्तों भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन नदी या एंटीसेंडेंट नदी का तात्पर्य ऐसी नदियों से होता है जो समय काल में अपने मार्ग की स्थलाकृतियों में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्ग और पैटर्न को बनाए रखती हैं। हिमालय क्षेत्र की अनेक नदियां जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, काली और गंडक ऐसी ही नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र में उत्थान से पहले की हैं और ये बाद में बने पर्वतों से होकर गार्ज बनाते हुए अपने मूल प्रवाह मार्ग पर कायम रही हैं। गोमती नदी इस श्रेणी में नहीं आती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो है प्राचीन नदी गोमती प्राचीन नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा एक अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है?
ऑप्शन है हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार, पांचेत पहाड़ी या पन्ना पठार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरीह अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये है दोस्तों पन्ना पठार। पन्ना पठार दोस्तों अरीह या अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार, पंचेत पहाड़ी ये सभी अरीह अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं। अरीह अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? तो इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रसारित होती हैं। इस प्रकार के अपवाह के प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या अरीह अपवाह क्रम कहते हैं। और इस तरह के अपवाह प्रतिरूप के विकास के लिए आवश्यक दशाएं गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं से मिलती है, जहां पर ऊपरी केंद्र से चारों तरफ समान ढाल होता है और नदियां ऊपरी केंद्र से निकलकर चारों दिशाओं की ओर प्रसारित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। गंगा का डेल्टा जो है ये किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चापाकार डेल्टा। दोस्तों देखिए गंगा डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दोस्तों चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल यानी ओरिजिन का जोड़ा बनाइए। देखिए यमुना नदी का उद्गम दोस्तों यमुनोत्री जो है ग्लेशियर है, और कृष्णा नदी जो है महाबालेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक है और महानदी सिहावा से निकलती है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1 सही सुमेलन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यमुना यमुनोत्री हिमनद से, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से और महानदी सिहावा से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात है? इसमें देखिए पेनगंगा, सिंधु, कोसी और कावेरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए पेनगंगा आप कुख्यात नहीं है। इसमें से आपसे पूछा गया है प्रश्न, एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो पेनगंगा, सिंधु, कोसी और कावेरी। तो पेनगंगा, सिंधु और कावेरी, ए, बी और डी नदियां ये बाढ़ के लिए कुख्यात नहीं हैं, जबकि कोसी नदी दोस्तों ये बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात है और ये बहुत अधिक जान माल की क्षति करती है। तो कोसी नदी दोस्तों बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आपदा लाती है और इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसकी मुख्य धारा अरुण नदी का स्रोत एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही इसमें पश्चिम की ओर से सुन कोसी और पूरब की ओर से तामूर कोसी आकर मिलती हैं। इसके बाद ये सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नदी हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है जिससे बाढ़ें आती हैं। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है और कई धाराओं में बहने के बाद ये बिहार में ये नदी गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? ये महत्वपूर्ण है, जानकारी होनी चाहिए आपको। दोस्तों कोसी नदी सुन, अरुण और तामूर नदियों के मिलने से बहती है, बनती है। और आप जानते हैं दोस्तों इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है और नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से सुन कोसी मिलती है और उसके बाद तामूर कोसी मिलती है। फिर ये आगे बढ़कर के इस नदी के नाम से सप्त कोसी या कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है? ये आप याद रखिएगा। कौन सी कितनी नदी बेसिन है? ऑप्शन है 13, 14, 15 या 16। तो दोस्तों 14 नदी मुख्य बेसिन है, मुख्य नदी बेसिन है जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। और ये सूचना या डेटा केंद्रीय जल आयोग का है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार ऐसे 14 मुख्य नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है। ये नदी बेसिन सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, पेन्नार, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी बेसिन, ये 14 नदी बेसिन तंत्र जो हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका नदियां और उनकी सहायक नदियों से मिलान कराना है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो देख लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदी दोस्तों भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आप जानते हैं तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी आपकी चंबल है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा मिलान का? हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से दोहराते हैं। कृष्णा की सहायक भीमा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की सहायक तीस्ता है, गोदावरी की सहायक इंद्रावती और यमुना की सहायक चंबल नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, दामोदर गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों दामोदर गंगा की सहायक नदी नहीं है। किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, तो ये आपका सही है, क्योंकि ये सही बात है कि दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर कलकत्ता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये देखिए, दामोदर कोलकाता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। और चौथा प्रश्न है या ऑप्शन है कि दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों दामोदर नदी जो है ये पश्चिम में बंगाल में हुगली नदी से मिलती है, न कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन कथनों में से केवल एक कथन ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है और दामोदर नदी पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी को। दामोदर नदी को अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो आप जानते हैं दामोदर नदी को, तो याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, देवप्रयाग, देवप्रयाग किसका संगम है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग धौली और विष्णुगंगा का जो है दोस्तों संगम है। कर्णप्रयाग ये पिंडार और अलकनंदा, कर्णप्रयाग याद रखिएगा, पिंडार और अलकनंदा नदी। और रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग का जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर दिया नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से जो है संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे, अगर जो रुद्रप्रयाग को 2 से मिलाया जाए, ये पिंडार और मंदाकिनी नहीं बल्कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है, तब आप सही ऑप्शन क्या चुनेंगे? 3 1 4 और 2। 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? 3 1 4 2, तब आपका ऑप्शन सी सही होगा। वैसे इसमें स्टार लगाएंगे क्योंकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित कौन सा तीर्थ है? तो आप जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी के जो है दोस्तों संगम पर देवप्रयाग स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा, लूनी, महानदी या कावेरी? तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं कि ये नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, भड़ौच के निकट अरब सागर में खंभात की खाड़ी में मिलती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा
सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं। अन्य नदियां दोस्तों लूनी, महानदी, कावेरी ये एक भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती हैं, केवल नर्मदा ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा नर्मदा के साथ साथ एक नदी है तापी नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन देखिए, गंगा, यमुना, कावेरी और नर्मदा। तो नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, महानदी और कृष्णा। तो उत्तर है नर्मदा और ताप्ती नदियां ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर भी वही प्रश्न बार बार दोहराया है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी एक नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। तो सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा दोस्तों अरब सागर में गिरती है और अन्य नदियां कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन भ्रंशन का परिणाम है? कावेरी, महानदी, नर्मदा या माही। तो दोस्तों नर्मदा नदी ये भ्रंशन का परिणाम है और ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि पश्चिमी घाट की नदियों का डेल्टा निर्माण नहीं होता है। पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण नहीं होता है और कारण है कि यह नदियां अधिकांशतः छोटे प्रवाह क्षेत्रों यानी कोर्सेज और अपेक्षाकृत कड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट की नदियां अधिकांशतः छोटे प्रवाह क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत बड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ये कथन सही है, आपका कारण जो है सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखें तो दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये कहा गया है कि पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। इसलिए दोस्तों पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि सही जो कारण में दे रहा है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में नदियाँ अधिकांशतः छोटे प्रवाह क्षेत्रों या कोर्सेज और अपेक्षाकृत बड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, तो इसमें कारण सही हो जाएगा। तो ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है। गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या सियाचिन हिमानी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैलाश हिमानी। दोस्तों सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है जिसका उद्गम कैलाश हिमानी है। दोस्तों सिंधु नदी मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत से यानी कैलाश हिमानी से निकलकर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? ऑप्शन है झेलम, सतलज, चेनाब और इंद्रावती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु की सहायक नदी सतलज है और जो ये सतलज नदी मीठनकोट के पास सिंधु से मिलती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है। झेलम, चेनाब और चेनाब सतलज की सहायक नदी है। झेलम और चेनाब सिंधु की उप सहायक नदी हैं और दोस्तों इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियों में श्योक नदी, गिलगिट नदी, जास्कर, हुंजा, नुब्रा और शिगार नदियां हैं और ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। याद रख कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सिंधु की सहायक नदियां श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा और शिगार हैं। अटक के निकट सिंधु नदी पर्वतीय प्रदेश से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहीं पर दाईं ओर से काबुल नदी इसमें आकर मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली अन्य नदियों में कुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और सांगर है
और दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से सिंधु नदी भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है, न कि जम्मू कश्मीर से। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी अब लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सतलज। सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना या गोदावरी। तो सही उत्तर है यमुना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काली नदी चंबल की सहायक नदी है। चूंकि चंबल नदी विकल्प में नहीं है और चंबल यमुना की सहायक नदी है, इसलिए विकल्प डी को सही माना जा सकता है। काली नदी सिंध का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से हुआ है और ये राजस्थान कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, काली नदी जो है, काली सिंध नदी, ये यमुना की सहायक नदी है, यानी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन चंबल ऑप्शन में नहीं है। यमुना को सही उत्तर माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुअरी यानी ज्वारनद मुख बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा या तापी। तो तापी या ताप्ती नदी दोस्तों एस्चुअरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। और दोस्तों नर्मदा नदी भी एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मंजरा, प्राणहिता, पेनगंगा या माही। तो सही उत्तर है माही नदी। दोस्तों माही नदी पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला में होता है और मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों, राजस्थान और गुजरात से होते हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब जबकि मंजरा, प्राणहिता और पेनगंगा दोस्तों ये गोदावरी की प्रमुख सहायक या उप सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, माही नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। एक प्रश्न यहाँ से रिलेटेड आपके लिए आता है दोस्तों कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सी नदी जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो सही उत्तर है गोदावरी। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना भारत में है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण ये प्रायः वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है और इस नदी का उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आप जानते हैं गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर है नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश का एक नगर है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत से होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी है, किंतु अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की भांति इसका बहाव पूरब की ओर न होकर पश्चिम की ओर है और ये अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। पणजी आप जानते हैं, पणजी या पंजिम जो है ये गोवा की राजधानी है और दोस्तों ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मांडवी या महादेई नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और पणजी इस नदी के किनारे है। ये पश्चिमी घाट के भीमगढ़ से निकलती है, अरब सागर में समा जाती है। इस नदी पर दूध सागर जलप्रपात और बारापोहा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एक नगर सुमेलित नहीं है? देखिए, घाटी नगर श्रीनगर ये सही सुमेलित है, संगम नगर ऋषिकेश सही सुमेलित नहीं है, द्वार नगर रामनगर ये सही सुमेलित है, कटक नगर पौड़ी ये भी सही सुमेलित है। दोस्तों, ऋषिकेश जो है संगम नगर नहीं है, श्रीनगर उत्तराखंड का घाटी नगर है, रामनगर द्वार नगर है और ये कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के लिए द्वार नगर है, पौड़ी एक कटक नगर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ऋषिकेश संगम नगर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी किसका उदाहरण है? ऑप्शन है उत्खात भूमि, मरुभूमि, पठारी भूमि या समतल भूमि। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्खात भूमि। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी उत्खात भूमि का या बैडलैंड का उदाहरण है और इसे बीहड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नदी और उनके किनारे प्रमुख स्थित नगरों के बाद आइए जानते हैं झील और प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? चपनाला झील, हमीरसर झील, कोलेरू झील और सेला झील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चपनाला झील। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है, चपनाला झील आपका असम में है। हमीरसर झील ये गुजरात में स्थित है। कोलेरू झील आप जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है और सेला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चपनाला झील असम में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का सुमेलन कीजिए, झीलों का इनके राज्यों से मिलान कीजिए। बुलर झील आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर में स्थित है, बुलर झील एक का दूसरा हो जाएगा। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, तो बी का चौथा हो जाएगा। पुलिकट झील आप जानते हैं कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान आपका हो जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। झील और उनसे संबंधित राज्य। देखिए, सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है, एक का तीसरा हो जाएगा। लोनार झील आपका दोस्तों, लोनार आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है और नौकुचिया झील ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर 3 4 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 1 और 2 का ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 और 2 का सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। गोखुर झील दोस्तों, गोखुर झील का उदाहरण कौन सा है? ये सुरहा ताल जो है ये गोखुर झील का उदाहरण है। प्लाया झील ये सांभर झील प्लाया झील का उदाहरण है और क्रेटर झील तो आप जानते हैं क्रेटर झील लोनार झील दोस्तों ये क्रेटर झील का उदाहरण है और लैगून झील ये चिल्का झील है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका मिलान इस तरह से हो जाएगा 2 4 3 और 1। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी के मुहाने के निकट ये खारे पानी की लैगून झील है और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। सुरहा ताल गोखुर झील का उदाहरण है, ये झील उत्तर प्रदेश के बलिया में है। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोनार झील महाराष्ट्र के लोनार के समीप एक क्रेटर झील है और सांभर झील राजस्थान के जयपुर सिटी से 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित नमकीन पानी की प्लाया झील का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कयाल निम्नलिखित में से क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है कयाल मलयालम भाषा का शब्द है, इसका अर्थ झील होता है और ये केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून को दोस्तों कयाल कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कयाल पश्च जल कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, मालाबार तट में, कोंकण तट में, कोरोमंडल तट या काठियावाड़ तट में। तो सही उत्तर याद रखिएगा, कयाल दोस्तों मालाबार तट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है, कयाल जो है केरल प्रदेश में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कयाल क्या है? तो याद रखिएगा, आप जानते हैं कयाल मलयालम भाषा का शब्द है और इसका अर्थ झील होती है और कयाल केरल की लेगून झील को कयाल कहा जाता है। सी आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सागर तालों या लैगूनों के लिए विख्यात कौन सा भारतीय नगर पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ या अलेप्पी। तो सही उत्तर है दोस्तों अलेप्पी। अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये सागर ताल यानी लैगून के लिए विख्यात है। 1990 से अलेप्पी को अलपुझा के नाम से जाना जाता है और ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सामान्य अध्ययन यानी जीएस जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है कावेरी नदी पर। दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी से होता है। इसका अपवाह बेसिन क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। तो याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन है लैंड सिंह प्रपात, धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात और नोखाली कई प्रपात। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दूध सागर प्रपात। दोस्तों ये गोवा में स्थित है। लैंड सिंह प्रपात आपका मेघालय में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है और दोस्तों नोखाली कई प्रपात ये मेघालय में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल विषय के लिए ये प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया। इसमें हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया है क्योंकि दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को दोहराना महत्वपूर्ण होता है और इस क्रम में हमने भारत के भूगोल से संबंधित प्रमुख नदी और उनके तट पर स्थित नगर, साथ ही झील और प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।